तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी का विकास। तो हमने आपको कल बताया था कि जिस तरह से हिंदी का विकास हुआ है, मानव का विकास को अगर हम समझ लें तो हिंदी का विकास हम भली भांति समझ सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले मानव कहाँ रहता था? पहाड़ों पर पहाड़ पर कि पेड़ पर? बोलो। पेड़ पे रहता था, या फिर वो पहाड़ों की गुफाओं में रहता था, है ना। और ये मानव, अब ये शाखाएं होंगी, वहां पे बैठा रहता था, इसको मजा नहीं आया तो पेड़ से उतर गया नीचे, है ना। जरूरत पड़ी लगी होगी तो उतरा, तो पहले 4 पांव पे चलना शुरू किया था, बोलो है कि नहीं। अब पूंछ भी थी इसको, एकदम मानो कि हम लोग एक क्या थे, जंगली जानवर ही थे। और ये धीरे धीरे घास के वजह से लोग थोड़ा उठना शुरू किया, तो 2 हाथ फ्री हो गए, तो अब ये जो हो गया इस तरह से होना शुरू हो गया। और आप आगे देखे होंगे कि ये जो इंसान है इसके हाथ में भाला भी दिखा हुआ दिखेगा। खेटक समाज, जिस समय ये लोग जंगलों से कंदमूल खाते थे और शिकार करते थे। और आज वर्तमान समय में देख रहे हो कि एक व्यक्ति होता है और उसके हाथों में किताब होती है ना। क्या होता है? किताब होता है कि नहीं? किताब ना देखें आज तक कौन किताब में हम देखा बंदूक के लेके घूमता है। तो आदि मानव वाला तुम तो हो नहीं, तुम इसको आतंकवादी वाला है। सर हम किताब नहीं देखे हैं। तो आज का जो मानव है वो कैसा है? हाथों में किताब लिए हुए है, समाज के शांति के बारे में सोच रहा है, और एक विकसित मानव हम सब आज वर्तमान समय में है ना। तो अब देखो यहां से, तो कहां से कहां तक हुआ है? कहां हम पेड़ पे थे, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, और आज हम दुनिया को इतना अच्छा से देख रहे हैं, नजरिया भी इतना अच्छा है, डेवलपमेंट इतना हो चुका है, लोग इतना अच्छा सोच पा रहे हैं, है कि नहीं। और इतने समझदार हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, अच्छी कुशल भाषाएं बोल रहे हैं, सब अच्छी बात है। तो एक विकास हुआ है, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? मानव का विकास, जिसको आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। और डार्विन साहब ने इस पर सिद्धांत भी दिया था, है ना। सिद्धांत का नाम कोई बता पाएगा? हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में लिखा था, पर इस सिद्धांत का क्या नाम है? क्रमिक विकास। मानव का क्रमिक विकास हुआ है। तो इसी तरह से अगर वर्तमान समय में अगर हम हिंदी को यहां रख दें, तो संस्कृत को हम यहां रखते हैं, है ना। संस्कृत को कहां रखते हैं? यहां रखते हैं। अब कहो कि संस्कृत तो एक विकसित भाषा थी, उसके पहले क्या हुआ था? तो प्रमाण नहीं है। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर हो सकता है हम संस्कृत पढ़ते, संस्कृत में पीएचडी करते, तो कहीं पीछे से कुछ मिलता, है ना। बहुत सारे कहीं हुए होंगे रिसर्च, अब तक तो हम लोग पीएचडी किए नहीं कि पता हो। पर हाँ, अगर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के पीछे की कुछ विकास हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ विकसित हिंदी है, तो ये संस्कृत यहाँ पर है, और ये बीच की बहुत सारी इसकी अवस्थाएं रहे हैं, और इसी अवस्था को जानना हमारा क्या है? हिंदी का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो ये जो हिंदी का विकास है, इसको हमको तरीके से समझना है कि कैसे आज की वर्तमान हिंदी संस्कृत से यहां तक पहुंची है, कितने सारे इसके फेजेज रहे हैं, कौन सी इसमें बोलियां उपभाषाएं रही है, उसको जानना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं हिंदी के बारे में। अगर कोई पूछता है आपसे कि हिंदी कौन सा शब्द है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। हिंदी अपने आप में कौन सा शब्द है? जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि भौतिकी कौन सा शब्द है, तो आपने पढ़ा ना, भौतिकी संस्कृत भाषा का शब्द है, भौतिकी, है ना, साइंस में पढ़ा था। और ये जो साइंस है वो सिंसिया से उत्पन्न हुआ है, तो इस तरह से हमने पढ़ा था। और भौतिकी जो शब्द था उसको हमने कहा था, या विज्ञान जो शब्द है उसको हमने कहा था कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसी तरह से जो हिंदी है, ये हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अगर अंग्रेजी की बात करो, देखो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भी किस भाषा का शब्द है? फारसी का तो नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा। अब कहोगे ऐसा क्या मतलब? ये फैक्ट्स है, याद रखना है। अगर आपसे कह दे हिंदी लिखे, थोड़ा बंद कर दे, फिर लिखे किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन दिया जाए उसमें, तो हमें फारसी शब्द चुनना है। अंग्रेजी पूछा जाए अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो हमें बताना है कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। अब एक बात और ध्यान देना है कि ऐसा क्यों। तो मैं आपको बताऊं, जो फारस के जो लोग हैं वो ह का उच्चारण नहीं कर पाते, ह का उच्चारण नहीं कर पाते, वो स को ह बोलते हैं। स को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे सप्ताह, तो वो हफ्ता बोलेंगे।
माने इसका क्या मतलब हुआ, हफ्ता हो गया है ना, क्या हो गया, हफ्ता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, स को ह बोलते थे। तो हम जो भारत देश में रहते हैं और हिमालय से इधर की जो बातें हैं, और आपने एक चीज देखा है कि ये लद्दाख से होते हुए, एक पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, है ना। और इस नदी के इस साइड में और हिमालय के नीचे रहने वाले जो लोगों को हम पहले बोलते थे सिंधुवासी। तो इसमें वो स को ह बोलते थे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, अब ये अपना रूप बदला और इसी वजह से हिंदू हो गया, और हिंदू से बड़ी लगी तो हिंदी हो गई। तो ध्यान क्या रखना है कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, और अंग्रेजी जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग पढ़ रहे हिंदी भाषा का विकास। तो जब हम विकास या उद्भव पढ़ते हैं ना, तो हम पीछे से आते हैं। बाद में हम लोग एक अंतिम चैप्टर होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में बहुत सारे साहित्य की रचनाएं की गई होगी, तो हम जो प्रॉपर हिंदी है वहां से पढ़ेंगे, है ना। हिंदी की प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, उसमें जो होगी उसको पढ़ेंगे। और जहां काव्य खंड, गद्य खंड की रचनाएं हुई, बहुत सारे लेखक हैं, रचनाकार हैं, है ना, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो है हिंदी भाषा का इतिहास। ये दोनों सब्जेक्ट टेक्निकली बहुत याद करने जैसा ही है, समझना अपना से याद करना, क्योंकि जब नहीं समझोगे तो फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। और जो कोई राइटर है, किसी चीज की रचना किया है, लेखक किसी चीज को लिखा है, तो हमको उसको याद ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चीजें हमें इसमें समझनी भी है और याद भी करनी है। कोई दिक्कत किसी को, इसमें कुछ भी लिखने जैसा नहीं है। बस दो टॉपिक आपको एक नोट कर लेना है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसको आप एक नोट कर लो, फिर रिवाइज करते हैं। और ये तो आपको बस समझना है। हो गया, थोड़ा अच्छा से पढ़ो। तुम्हारे आसपास जान पहचान वाले लोग हैं, तुम्हारे दोस्त लोग, उनको भी बोलो अच्छा से पढ़े, क्योंकि देखो सरकार का भी नीति वही है कि लोग पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ लोगे तो समझदार हो जाओगे, है ना। एक लड़का बोल रहा था हमारे यहाँ तो पुरुष तारी पे और महिला सारी पे वोट दे देती है। सही बात तो ये अब पढ़ लोगे तो फिर तो होगा नहीं ऐसा, है कि नहीं। तो इसलिए पढ़ा करो, लोग तो मूर्ख बनाने के लिए आ ही रहे हैं, है ना। सरकार भी नहीं चाह रही कि पढ़ो, नहीं तो व्यवस्थाएं थोड़ा सुधरती। देख लो सरकारी स्कूल की हाल क्या है, बहुत खराब है। अगर सरकारी स्कूल अच्छा से चलता तो कोई भी कोचिंग चलाने की जरूरत पड़ती, वो 5 घंटा उनके पास समय होता, 5 घंटे में तब बरूद हो जाए, है? लेकिन वो फिर वही बेल बजता है, आते हैं, फिर मजे में रहते हैं। विडंबना क्या हो गई है कि जिसको काम नहीं मिलता वो काम की तलाश में रहता है, और जिसको मिल जाता है वो आराम करने लगता है ना। नोट हो गया। तो हमने जो पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, उस इंट्रोडक्शन में बस ऐसा ही, मतलब हमने शुरू से हिंदी का जो प्रॉपर विकास था अंतिम तक लेके चले गए थे एक ही वीडियो में। पर अभी हम लोग उसको स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे। तो हमने आपको बताया था उसमें बोली क्या है, भाषा क्या है, इस चीजों को थोड़ा हम लोग नोट करते हैं थोड़ा फास्टली, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बोली क्या है। तो हम इसमें ये लिखेंगे सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। सीमित क्षेत्र में बोली भी लिख सकते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक लाइन में हमने उत्तर लिख लिया इसका कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या है, बोली है। मतलब ये भी एक प्रकार की भाषा ही है, बोला जा रहा है, लेकिन ये कहां बोली जाएगी, सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी। तो फिर बात आती है थोड़ा भाषा के बारे में जानते हैं। तो एक हमारा हेडिंग रहेगा भाषा। तो भाषा में हमने क्या जाना था कि भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। देखो हम लोग
की पॉइंट्स लिखेंगे, उसको परिभाषा का रूप तो हम दे ही सकते हैं। जैसे अब यहाँ हम लोग की पॉइंट्स क्या लिख सकते थे, केवल लिखते सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बाकी तो हो ही जाता कि हाँ उसको बोली कहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग जैसे लिख रहे हैं भाषा क्या है, तो विचारों और भावों को व्यक्त करने की माध्यम, विचारों और भावों को व्यक्त करने की माध्यम भाषा कहलाती है। जो हमारा विचार है, भाव है, इसको व्यक्त करने का जो भी मेरा माध्यम है वही होगा भाषा। इसमें कई लोगों को दिक्कत होता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग इसको देखेंगे। और अभी आपको इसको ध्यान रखना है कि बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, और विचार जो होते हैं और भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, उसको भाषा कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये बात इसमें भी होगी मौजूद, है ना, क्योंकि बोली में भी तो हम अपने विचार भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा अंतर देखते हैं। तो देखना अंतर क्या है। हमने सबसे पहले जाना था कल कि बोली जो होता है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, थोड़ा सा और इसका क्षेत्र विस्तार होगा तो उसको बी भाषा बोलते हैं, और इसमें क्षेत्र विस्तार होगा तो कई प्रकार की बोलियां शामिल हो जाएगी तो हम उसको उपभाषा बोलते हैं, और यह और विस्तृत हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं भाषा। मतलब बोली और भाषा में बहुत डिफरेंट है। बोली छोटे एरिया में बोली जाएगी और भाषा लार्ज स्केल पर बोली जाती है। ठीक है, एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखो, यहां इस परिभाषा से कोई मतलब है अंतर में, ये छोटा एरिया से है, ये बड़ा एरिया से है। अंतर तो यही हम देख रहे हैं कि बोली एक छोटा एरिया में बोली जाएगी, भाषा बड़ा एरिया में बोली जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम भाषा को दो तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो कई किताबों में अलग अलग मिलेगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अलग अलग क्यों मिल रहा है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से उसको लिखा गया है। तो अभी हम लोग क्या जाना कि बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, भाषा जो है इसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र होगा, है ना। और अगर ऐसे सिंपल आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम ऐसे ही बोलेंगे। जब कंपेयर करने की बात नहीं होगी, सिंपल सा पूछा जाए भाषा से आप क्या समझते हैं, तो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है ना। माध्यम को हम भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत। एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, जो बोली है ना, इसमें साहित्य नहीं लिखे जाते, माने कुछ भी कविता नहीं लिखा जाएगा, कहानी नहीं लिखा जाएगा, बस ऐसे बोली जाती है ना, ऐसे बोले जाएगा, बस बोला जाएगा। जैसे अगर हम मान लो बुंदेली, तो उसमें साहित्य लिखे गए हैं। तो अब यहाँ ना जो बोली है ना, बोली से आगे जो बी भाषा आता है, बी भाषा में भी साहित्य लिखा जाता है। बोली से विस्तृत क्षेत्र होता है बी भाषा, और बी भाषा में साहित्य लिखे जाते हैं। तो जहां साहित्य लिखा जाएगा, जैसे ब्रज में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अवधि में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो ये सब बी भाषा है। उसको बोली भी बोल सकते हैं, पर वो बोली से अपना दर्जा थोड़ा ऊंचा कर लिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेखक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने साहित्य की रचना करी है। तो साहित्यकार अगर हैं तो उसको हम बी भाषा बोलते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, अगर भाषा से सोचा जाए उसमें साहित्यकार होंगे कि नहीं, तो बहुत सारे होंगे। इसका एक मानक व्याकरण भी होगा। भाषा का एक व्याकरण होता है, क्या बोली का कोई व्याकरण है? इसका कोई व्याकरण नहीं है। बोली सिंपल से समझो, एक छोटे से इलाका में सीमित जगह पर स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। है ना। तो बी भाषा क्या है, बोली से थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र। और उपभाषा में क्या होता है, जब विभाषा और बड़ी हो जाए तो उसको बोलते हैं उपभाषा। और उपभाषा में कई बोलियां होती है, कई बोलियां। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा में कई उपभाषा हो सकते हैं और उसमें भी कई बोलियां हो सकती है। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 5 उपभाषा है और 18 बोलियां हैं। लूसेंट जैसे किताब में 17 दिया है, पर हम 18 लेके चलेंगे। अभी 18 चल रहा है ना। तो हमने क्या जाना, अभी इन शॉर्ट देखते हैं कि अभी हमने जाना कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, एक परिभाषा हमने देखा। और हम ये जाना कि बोली से आगे होता है बी भाषा, बी भाषा से आगे होता है उपभाषा, और उपभाषा से आगे होता है भाषा। अगर क्षेत्र के आधार पे अगर हम इसका डायग्राम या आरेख बनाना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बोली, बोली से आगे हो जाएगा बी भाषा, बी भाषा से आगे हो जाएगा उपभाषा,
है ना, उपभाषा, और उपभाषा से आगे क्या हो जाएगा, भाषा। ये क्षेत्र के आधार पर है ना। तो अगर हम इसका आरेख बनाना चाहें, वेन डायग्राम, तो कैसे बना सकते हैं बताओ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। वेन डायग्राम कैसा होता है, देखो ये हो गया, फिर आगे हो गया, फिर आगे हो गया, और फिर आगे हो गया। तो अगर क्षेत्र के आधार पर देख रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, बोली बोल देंगे। इंग्लिश में लिख दें बोली। इसको बी भाषा बोल देंगे, इसको उपभाषा बोल देंगे, पहला अक्षर ले रहे हैं, और इसको भाषा बोल देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बोली छोटा है और बी भाषा का एरिया थोड़ा बड़ा है, उपभाषा का और बड़ा हो गया, और भाषा का और बड़ा हो गया। और इसी तरह से सोचो, अगर अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाए तो और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, पूरे दुनिया में बोली जा रही है। तो हालांकि उसको इससे बस इसी चार को यहाँ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे ना, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ये हम कभी दूसरे क्लास में कभी फिर से लिखेंगे, पर इतना हमें पता होना चाहिए तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर आप इसमें से कुछ नोट कर सकते हो तो कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोली में इसका साहित्य नहीं होता, इसमें कोई साहित्य नहीं होता, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती या साहित्य नहीं होता, नहीं, इसमें कोई साहित्य नहीं होता। जब तक कुछ नहीं लिखा गया है तब तक ही वो बोली है, और जैसे कुछ लिख दिया गया तो वो विभाषा या फिर उपभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो अवधि की बात करो, ब्रज की बात करो, तो शुरू में था बोली, पर अब वो नहीं रहा, उसमें बहुत सारे रचनाएं हो चुकी है। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, किस भाषा में, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है अवधी भाषा में। तो वो इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना हो गई है, कैसे तुम सोच सकते हो कि वो केवल एक बोली है कि नहीं, अपवाद भी नहीं है, ये सिंपल जानो कि वो बोली नहीं है, अवधी एक बोली नहीं है। हम कहने के लिए कह देंगे, पर उसका क्षेत्र के आधार पर जब हम अगर कहा जाए कि बोली है कि बी भाषा है, तो हमको बी भाषा चुनना है। अच्छा, बी भाषा का होगा कि नहीं साहित्य, बी भाषा का साहित्य होता है। उपभाषा में कई बोलियां होती है, तो इसलिए इसका तो क्षेत्र विस्तार हो गया उपभाषा का भी, तो इसमें भी साहित्य होगा, और भाषा में तो साहित्य होगा ही होगा। बिना भाषा, बिना साहित्य का कोई भाषा नहीं हो सकता, कोई साहित्य के बिना भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाषा में साहित्य तो होते ही होते हैं। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पीएचडी तक जा सकते हैं, मतलब ऑनर्स पेपर ले सकते हैं हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य कर सकते हैं। यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है हिंदी साहित्य, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इतना समझ में आएगा, कोई दिक्कत किसी को, हालांकि तो हम पहले भी पढ़े थे, है ना। अभी आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, किसी को ये पता है कि पूरी दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती है? अरे कहाँ पढ़ रही हो कौन किताब में, बताया करो, मुझे भी थोड़ा भेजा करो। अब कहने के लिए तो हम बोलते हैं कि 10,000 बोली जाती है, ऐसा थोड़ी है। लूसेंट की किताब लाए हो आप? नहीं लाया करो। देखो लूसेंट की किताब में क्या किया है, वो बोला है कि दुनिया में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती है, और उसमें नीचे लिखा है कुछ लोगों ने तो गिन के इतना बताया है, एकदम सर्टेन फिगर बताया, मतलब 3,000 थोड़ा सा कम है, पर वो बताया है कि इतना, मतलब 2700 के 2900 के आसपास बताया है, और उसमें डेट और भी डाला है कि 2700 इतना, ऐसा मुझे हमें याद नहीं आ रहा, इस किताब में तो नहीं दिया, पर लूसेंट में दिया है ना, मैंने एक बार देखा था। तो उसको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना से भी काम चल जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, अभी क्या जानेंगे, विश्व में लगभग, विश्व में, इसको नोट कर लो थोड़ा, विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हमारी भाषा हिंदी है ना, जिसमें से हमारी भाषा हिंदी है। ठीक है, 180 मिलियन विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हमारी भाषा क्या है, हिंदी है।
विश्व में 13 भाषा परिवार है, जिसमें से भारत में 4 भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, की भाषा बोली जाती है। इस लाइन को थोड़ा समझना, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, इस पर हम लोग कल चर्चा नहीं किए थे। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? 3000। और उसमें से हमारी भाषा क्या हो गई? हिंदी। विश्व में तो कई लिपियां होगी, हमारी लिपि क्या है? देवनागरी। मतलब हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। विश्व में 13 भाषा परिवार है, उसमें से 4 प्रकार की जो भाषा परिवार है वो भारत में बोली जाती है। उस 4 प्रकार की भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो हमारे भारत देश में बोली जाती है। अब ये बात आता है कि ये भाषा परिवार क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मानव का या मनुष्य का एक परिवार होता है, उसी प्रकार से भाषा का भी परिवार होता है। किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न सभी भाषाओं को एक साथ उसको एक भाषा परिवार की दर्जा दिया जाता है। मतलब जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत से हम क्या देख रहे हैं? समय समय पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं निकल रही है, और आज हम जितना देख रहे हैं गुजराती, पंजाबी, मराठी, असमिया, तेलुगु, बंगला, सब तो हम क्या बोल रहे हैं कि सब के सब संस्कृत से आया है, बोलो है नहीं? तो इसी तरह से सोचा जाएगा कि एक कोई मूल भाषा लेंगे और उस मूल भाषा से कितना भाषा निकला, तो इन सभी भाषाओं को एक साथ रखेंगे और कहेंगे कि यह एक फलां भाषा परिवार है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो है भारोपीय, भारोपीय माने भारत और यूरोप, भारत प्लस यूरोप, भारोपीय भाषा परिवार। अभी हमने क्या लिखा? हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का एक भाषा है। संस्कृत तो है ही, मतलब हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार का भाषा है? भारोपीय। अब कहोगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में भारोपीय भाषा परिवार बहुत बड़ा है, यहां तक कि अंग्रेजी भाषा को भी भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं? भारत की और यूरोप की, तो अंग्रेजी भी उसमें शामिल हो जाएगी, है ना? तो अंग्रेजी में भी और भी अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत सारे भाषाएं शामिल होंगी। तो भारोपीय भाषा परिवार को एक साथ बोल रहे हैं और बहुत सारे इसमें भाषाएं हैं। जैसे हमने आपको सोचो इसका टेक्निकल हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं कि आर्य जो हैं वो आए हैं सेंट्रल एशिया से, तो मध्य एशिया से उधर भी तो गए होंगे, एक साइड में थोड़ी आए होंगे कि चलो रे सब हम इधर चलते हैं, उधर भी गए होंगे। तो वहां कोई एक मूल भाषा होगी और वहां से वो कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर आ गए, तो उसको मिला करके हम एक ही भाषा परिवार में रखेंगे और उसको बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार। कोई दिक्कत? तो एक हो गया हमारा भारोपीय भाषा परिवार। अभी हम क्या जान रहे हैं कि भाषा परिवार जिस तरह से मानव का भाषा, जो इस तरह से मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह से भाषाओं का भी परिवार होता है। और ये हम किस आधार पर बांटते हैं कि किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न सभी भाषाएं एक भाषा परिवार की होती है। और ये 13 प्रकार की ऐसी भाषा परिवार है इस दुनिया में, जिसमें से 4 प्रकार की भाषा परिवार हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, अब तुम सोचो कि पूरी दुनिया में 13, जिसमें से 4 हमारे, कितना भाषाई विविधता है? भाषा तो छोड़ो, भाषा परिवार 4 है हमारे देश में। तो भाषा की कहानी तो और हो जाएगी बड़ी। आगे हम लोग लिखेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? द्रविड़। और द्रविड़ भाषा जो होता है तमिल, तेलुगु, है ना, कन्नड़ और मलयालम, 4 भाषा इसमें हम इंपॉर्टेंट रखेंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो तमिलनाडु में बोली जाएगी, है ना। मलयालम कहाँ बोली जाती है? कहाँ की भाषा है? केरल की। तो ये वहां पे, पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस भाषा में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। आगे हम लोग देखेंगे तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह ऐसे भी मिलता है तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, पर ज्यादा अच्छा रहेगा तिब्बती बर्मी
भाषा परिवार। बर्मी कहने का अर्थ क्या है, बर्मा से लिया जाएगा, मतलब तिब्बत और बर्मा ये जो पहाड़ी इलाका है, इस इलाका में जो भाषा अलग अलग प्रकार की है उसको हम लोग बोलते हैं तिब्बती भाषा परिवार की भाषा परिवार। ठीक है, और अगला है ऑस्ट्रो। चौथा कोई बता पाएगा क्या है? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक कैसे लिखेंगे, ऐसा लिख दें, देख लेना इसको एक बार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है ये भी है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग के आसपास बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार थोड़ा नोट कर लो। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका कितना परसेंट है? 73%। कितना है? 73%। और इसमें है 25%। कितना? 25%। इसमें 1%, इसमें 1%, इसमें 1.5%, और ऑस्ट्रिक जो है 1.3% है, 1.3%, और यहां पर है 0.7%। ठीक है, तो परसेंटेज हमें ध्यान रखनी है। भारत में सबसे ज्यादा भारूपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, ये द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाले, उसके बाद 0.7% तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.7%। अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे कम भाषा बोलने वाले किस भाषा परिवार के लोग रहते हैं, तो हमको यहां से कनेक्ट रखना है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसको और दूसरे नाम से क्या जाना है? हाँ, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक, तिब्बत रहेगा, खुशखबरी यही है। तिब्बत रहेगा, खुशखबरी है कि नहीं, बोलो। अच्छा, किसी को ये जानना है कि आप थोड़ा सा और विस्तार में बताइए कि भारत की मैप पे कि कौन कहां बोली जाती है। अगर हम, अच्छा, कौन लोग ऐसा है जो भारत के स्टेट्स जानते हैं? अगर मैं बोलूं कि फलना स्टेट जैसे गोवा, तो उनको पता चलता है कि कहां पे हो? मोटा मोटा तो है आइडिया, है? चलो, आइडिया तो है, पर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तब मैं कुछ उपाय करता हूं। और मैंने चिमटा खोजा, मिला नहीं, एक लड़का को बोला तो वो लाया नहीं, तो देखते हैं हाथ में ही रख के कि कौन कहां हो सकता है। ऐसे तो ये दुनिया का है, देख लो अफ्रीका यहाँ पे है, ये वाला है अफ्रीका, है ना। और यहाँ से आगे आते हैं, ये कजाकिस्तान है, तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया माना जाएगा, मतलब यहाँ अफगानिस्तान से ऊपर, है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इधर आगे आते हैं, भारत देखते हैं। दिख रहा है इसमें? देख लीजिए, ठीक है। अब देखोगे इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे ऊपर लद्दाख है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपको दिख ही रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ये तो दोनों तक केंद्र शासित हो गए, पहले जम्मू कश्मीर था, पर अब ये केंद्र शासित प्रदेश बदल गया है, तो 2019 से सबसे उत्तरी राज्य कौन हो गया है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी केरल नहीं है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। और इधर आओगे तो अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, और इधर आओगे तो गुजरात, और अगर स्थान पूछोगे तो कच्छ। ठीक है, आगे देखो, ये राजस्थान है, यहाँ हरियाणा, हरियाणा के नीचे है दिल्ली, और हरियाणा के ऊपर है पंजाब, यहाँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तब देखो, ये जो गुजरात है, यहाँ गुजराती बोला जाता है। ये राजस्थान है, या राजस्थानी बोली जाएगी। राजस्थानी में भी 4 प्रकार की बोलियां हैं, तो वो बोली जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग प्रकार की बोली अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। पर हम आपको बता क्या रहे हैं, भारूपीय भाषा परिवार। तो भारूपीय भाषा परिवार कहां कहां बोली जाती है, तो याद रखना है, गुजरात, फिर राजस्थान में भी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है, और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो मराठी भी भारतीय भारूपीय भाषा परिवार है। कहां पे है देख लो, यहाँ गोवा तक पहुंच गया नीचे, तो यहां आप पूरा इसको देख सकते हो। छत्तीसगढ़ है ना, असमिया, असम में असमिया बोली जाएगी। असम कहाँ है? यहाँ पे है, देखो यहाँ, तो असम में असमिया बोली जाएगी। बंगला, तो बंगला भी है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर बंगला बोली जाएगी, झारखंड, बिहार। तो ये सब, अगर भोजपुरी बोली जा रही, मैथिली बोली जा रही, ब्रज, उसके बाद इसमें अवधी, तो ये सारा भाषा अगर हम देख रहे हैं तो कौन सा है? भारूपीय भाषा परिवार।
अब थोड़ा बात करते हैं ये नीचे वाला तिब्बती बर्मी। तो तिब्बत वाला जो इलाका है ये तो तिब्बत है जिस पर चाइना ने कब्जा किया है। गंदे लोग हैं, किसी दूसरे पे कब्जा करते हैं आज के जमाना में, है ना। कहो तो मारने दौड़ते हैं मुंह बनाते हैं दूसरा, है ना। देखो चाइना का अच्छा फॉर्मूला है वो तो कैसा करेगा, बहाना मार देता ऐसा ना कि पूछो नहीं। मतलब ये लद्दाख का ये वाला रीजन है COL, कश्मीर चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख COL। तो यहाँ पर वो 1962 में कब्जा कर लिया है। भारत उस समय आपको पता ही है बुरी तरह से हारा था। पर अब क्या बोलता है, जैसे अब उसको पता है कि भारत तो चुप बैठेगा नहीं, तो फिर मेरा बार बार जैसे सोचता है ना कि सब शांत चल रहा है तो ये ना हो कहीं भारत कहे कि मांग कर दे कि वापस करो, तो वो क्या बोलता है कि इधर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक मेरा है। तो ये वैसा ही है जैसे आपसे आप अगर किसी से ले लिए, मतलब 1000 रुपया आप लिए हैं, तो जैसे वो भेटाए ना तो उसको मांगने से पहले बोलता हमारे 5000 कब दे रहे हो। तो विवाद इसी बात पे होने लगे कि 5000 कहाँ दिए थे तो 1000 तो वो 1000 वो मांगेगा नहीं तुमसे क्योंकि उसकी फटी पड़ी रहेगी 5000 हमसे मांग रहा समझ रहे हो। तो ये तिब्बत वाला जो इलाका है नेपाल से नीचे, यहाँ पे अगर आएंगे तो ये कौन सा होगा, पहाड़ी वाला इलाका होगा। तो तिब्बती ये इधर बर्मा देश है जिसको म्यांमार यहाँ लिखा हुआ है। तो इस इलाका में मिजोरम, मणिपुर, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मेघालय, ये जो इलाका है इधर सब बोला जाता है। ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं हुआ कि राजस्थान में केवल राजस्थानी भाषा बोली जाएगी। आज वर्तमान समय तक पॉसिबल ही नहीं। गुजरात जैसे शहर में, है ना, जो बड़ी गुजरात तो राज्य है, मतलब बड़ी शहर जैसे मुंबई ले लेते हैं, दिल्ली ले, तुम्हें क्या लगता है दिल्ली में एक भाषा बोलने वाले लोग होंगे? कई भाषा बोलते होंगे वो, तो है कि नहीं। तो बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं किसी एक ही शहर में। पर अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश में एक भाषा बोली जा रही होगी तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आएंगे तो वो नहीं बोली जाएगी, थोड़ा मोड़ा तो बोला ही जाएगा। अब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक तो बोली चल जाता है। जैसे भोजपुरी की बात करो तो भोजपुरी कहाँ तक है, बिहार के ये पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इधर बोली जाती है। मतलब दूसरा स्टेट तक चला गया है बोली, जिसको हम बोली की अभी दर्जा दे रहे हैं, हालांकि उसको भी भाषा बोलना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ नाटक वगैरह सब बन रहे हैं, है कि नहीं, मूवी बन रही है। तो अब वो केवल बोली थोड़ी रह गई, उसमें तो बहुत सारे रचनाएं हो रहे हैं, है कि नहीं। तो अच्छा खासा वो अब अपना पांव जमा चुका है। तो बधाई हो, भोजपुरी भी भाषा से आगे बढ़ रहा है ना। तो आगे देखते हैं। तो ऐसा नहीं कोई समझेगा कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है और तुरंत झारखंड में आएंगे ना तो यहाँ अलग बोला जाएगा। ये संक्रमण क्षेत्र चलता रहेगा। पर हाँ, बिहार में अगर भोजपुरी जा रही है और तमिलनाडु में जाओगे तो ये कोई नहीं कहेगा वहां भोजपुरी बोला जा रहा होगा। 1-2 आदमी भले मिल जाएं गलती से, पर वहां तो तमिल ज्यादा चलेगा, बोलो है नहीं। तो अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे ना, दूरी अगर बढ़ाएंगे तो हम भाषा में बहुत ज्यादा अंतर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो आप देख रहे हो तिब्बती बर्मी तो हो गया। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है वो कहां बोला जाएगा, तो देखो दार्जिलिंग वाला इलाका में, दार्जिलिंग कहां पे है, सिक्किम से थोड़ा सा नीचे है। ये वाला इलाका पश्चिम बंगाल, इधर ऑस्ट्रिक बोला जाता है। और इसकी देखो संख्या कितना है, 1.3%, कम ही है। और हमारा क्या है, और है द्रविड़ भाषा परिवार। तो देखो द्रविड़ कहां बोला जाता है, दक्षिण भारत में बोला जाता है। ये तेलंगाना है, तेलुगु भाषा, तो तेलुगु भाषा इसी में आएगी। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कन्नड़, तो कन्नड़ यहां बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी, और केरल में मलयालम। और इधर देखो भारत तो केवल ये तो मुख्य भूमि है ना, लक्षद्वीप यहाँ है, तो लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। ठीक है, यहाँ तो ये जो सारा आप इलाका देख रहे हो, तो इधर हम कौन सा भाषा यूज कर रहे हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग भी हम सोच सकते हैं। और पहाड़ी की अगर बात किया जाए, ऑस्ट्रिक ये वाला बर्मी तिब्बती में, तो इधर तक भी आ जाएगा ये, है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर एरिया तक भी चला जाएगा। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। कम दूरी में संक्रमण क्षेत्र चलता है। पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हम ले लेंगे तो हम पाएंगे कि भाषाई विविधता बहुत दिख रही है स्पष्ट। वो भोजपुरी बोल रहा है तो वो तमिल बोल रहा है, मैंने अंतर दिखेगा कि नहीं। यहाँ बिहार से सीधे तुम कूद के आ जाओ तमिलनाडु, तो पता क्या चलेगा, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं।
लेकिन अगर तुम बिहार से झारखंड में जाओगे तो तुम्हारी बातें समझी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इतना समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें थोड़ी स्पष्ट हुई होगी, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो।